बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम ग्रेविटेशन चैप्टर के जेई के 2021 से 2025 के सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करेंगे जेई मेन के। और मुझे ये लगता है कि एंड मोमेंट पे आपके लिए रिविजन का बेस्ट मटेरियल हो सकता है, क्योंकि आपने वेरियस सोर्सेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रखे होंगे। दोबारा उनको गो थ्रू करना इस समय पर फिजिबल नहीं होता। तो मैं आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जेई मेन के पिछले 5 सालों के, सेलेक्ट करके हैंड पिक करके इन क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन डेप्थ के साथ हाइट के साथ कैसे होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल है, देखिए हमारा यहाँ पर पहला सवाल है बच्चों कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे जी होता है, तो सब जानते हैं। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर अर्थ के डायमीटर को रिड्यूस किया जाए 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो अगर डायमीटर को 1/3 करोगे तो रेडियस भी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, एंड मास रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये तो आसान है, मास सेम रहा और आपने रेडियस को 1/3 कर दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा जी का। ठीक है बच्चों, ये 9 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा। ओके, 9 टाइम्स हो जाएगा। चलिए, आसान सवाल था। तो ऐसे सारे सवाल आसान नहीं है, इसमें आपको हर वैरायटी मिलेगी, आसान मिलेंगे, मुश्किल भी मिलेंगे, लेंथी भी मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पे भी मिलेंगे, पोटेंशियल पे भी मिलेंगे, इंटीग्रेशन के सवाल भी मिलेंगे, कैविटी का सवाल भी मिलेगा, थियोरेटिकल सवाल भी मिलेंगे, असर्शन रीजन भी मिलेगा। हर चीज़ मैंने इसमें पूरी आपके लिए कहानी कवर अप कर रखी है। आइए, assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, a body weighs 300 न्यूटन on the surface of the earth, तो mg जो है वो 300 न्यूटन है। ओके, ठीक है। how much it would weigh at r/4 depth under the surface of earth, तो वेरिएशन इन g ड्यू टू डेप्थ क्या होता है, फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर। हाँ ठीक है, तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r/4 डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से g डैश आएगा आपका इंडीड 3g/4, है ना। तो नया वेट क्या हो जाएगा बताइए फिर d डेप्थ पे, तो वेट आ जाएगा mg डैश यानी m इंटू 3g/4। जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ mg की वैल्यू है 300। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 225 न्यूटन। 225 न्यूटन वेट रहेगा इसका अर्थ सरफेस से r/4 की डेप्थ पे। ठीक है, 225 न्यूटन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। तो याद रखिए, ड्यूरेशन ऑफ डे निकालने वाले क्वेश्चंस में आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। और सन जो है वो अर्थ पे फोर्स लगा रहा होता है बट टॉर्क नहीं लगा रहा होता, तो यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L1 और L2 इक्वल होगा, यानी I1 ω1 बराबर होगा I2 ω2 के, यानी ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई T2 इज इक्वल टू I2 इंटू में फिर से 2 पाई बाई T2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई उड़ा देते हैं, यहाँ हम अब 2 पाई से 2 पाई उड़ा देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, और टाइम है आपका 24 आवर्स, इज इक्वल टू I2 होगा 2/5। मास सेम रहा, हाँ मास सेम रहा। रेडियस कितनी होगी, रिड्यूस टू 3/4, तो ये 3r/4 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, और 1/, यहाँ पर T2 आ जाएगा। ये काटा पीटी करते हैं, 2/5 m से 2/5 m गायब, r² से इधर r² गायब, तो बच गया यहाँ पर देखिए 1/24 घंटे बच गया, और इधर आ गया आपका 9/16 इंटू 1/T2। तो यहाँ से T2 आ जाएगा आपका 9/16 इंटू 24 घंटे। आई होप अब आप कर लेंगे बच्चों, ये मिनट में चेंज करना है, कितने घंटे कितने मिनट, ये आपके हिस्से का काम रहेगा, कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है π²। ठीक है, कह रहे हैं द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट अ हाइट इक्वल टू 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो सेकेंड पेंडुलम, हम उस पेंडुलम को बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड सदैव 2 सेकेंड रहता है। तो अगर आप
उसे अर्थ से मून पे ले गए या किसी और प्लैनेट पे ले गए जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया, तो वहां पर आपको उसकी लेंथ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड्स पेंडुलम उस पेंडुलम को बोला जाता है जिसका सदैव के लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं टाइम पीरियड 2π√L/g है। अगर आपको सेकंड्स पेंडुलम के टाइम पीरियड को 2 सेकंड रखना है तो 2 = 2π√L/g, जी इंडीड। अब ये कट गया यहाँ से, अब 1/π √L/g। अब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो क्या होगा, 1/π² L/g। यहाँ से L आ जाएगा आपका g डिवाइडेड बाय π²। लेंथ क्या आ जाएगी, स्मॉल g डिवाइडेड बाय π²। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, g तो वैसे भी π² के बराबर ही दे रखा है इन्होंने, तो लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम बतानी है आपको, कितनी होगी। देखिए ये हो गया। अब लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम कहीं और बतानी है तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा। ठीक है, कुछ और होगा, और कितना होगा, एट अ हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यार सरफेस ऑफ अर्थ, तो g डैश का फॉर्मूला होता है gr² / r + h का होल स्क्वायर, तो gr² / r + इंडीड 2r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका g/9। g डैश क्या आ गया आपका, g/9 आ गया। ओके, तो यहाँ पर नई लेंथ होगी g/9 × π²। g और π² क्वेश्चन में बराबर दे रखे हैं, तो नई लेंथ 1/9 मीटर आ गई। l डैश यहाँ पर 1/9 मीटर आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट कहानी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एट वॉट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ बॉडी विल हैव द सेम वेट। मतलब अगर आप h हाइट ऊपर चले जाएं या फिर आप d डेप्थ नीचे चले जाएं, वेट सेम आ जाए किसी ऑब्जेक्ट का उस हाइट पे और उसकी डेप्थ पे भी। ठीक है, तो आपको बेसिकली हाइट की वजह से जो वेरिएशन होता है gr² / r + h का होल स्क्वायर, उसको इक्वल रखना है जो डेप्थ की वजह से वेरिएशन है, तो g1 - d/r। d की जगह h लिखा है, अरे d की जगह h लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। g डैश इज g1 - डेप्थ अपॉन r, डेप्थ को h ले लिया, हाइट और डेप्थ तो सेम ही लेनी है ना। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल g उड़ा दीजिए। अब यहाँ से आप स्मॉल g उड़ा दीजिए। ओके, ये हो गया r² = r + h का होल स्क्वायर इंटू में r - h डिवाइडेड बाय r। ये r इधर आ गया तो ये r³ हो गया, और ये हो जाएगा आपका r + h इंटू r - h और फिर से r + h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r³ = r² - h² इंटू में r + h। सही है बच्चों। अब क्या करें हम यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका r³ = r² और r मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ हो जाएगा प्लस r² h हो जाएगा माइनस h² r हो जाएगा और माइनस का h³ हो जाएगा। r³ से r³ तबाह कर दीजिए, r³ से r³ तबाह कर दीजिए। अब क्या आएगा ये, सब कुछ राइट साइड ले आइए, h³ प्लस h² r माइनस r² h = 0। h कॉमन लेके उड़ा दीजिए, तो h² प्लस h r माइनस r² = 0। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, h = -b प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दिया, नेगेटिव नहीं ले रहे हम, b² - 4ac है ना अपॉन 2a, तो h आ जाएगा यहाँ से आपका √5 - 1 इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, √5 - 1 कैपिटल R बाई 2, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। तो ये भी आसान सवाल है, देख लीजिए। ये बहुत आसान सवाल है बट ये बहुत पॉपुलर सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं नीट या जेईई मेन लेवल पे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ना, बट ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 2 प्लैनेट्स ए एंड बी जिसकी रेडियस r और 1.5 r है, उनकी डेंसिटी रो और रो/2 है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ b इज टू a इज। तो पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही निकाल लीजिए रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में, क्योंकि आपको gm/r² पता है, रेडियस और डेंसिटी के टर्म्स में नहीं पता है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कैपिटल Gm डिवाइडेड बाय r²। तो ये आ गया आपका कैपिटल G/r² और मास हो गया आपका वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो गया 4/3 पाई कैपिटल G r रो। ठीक है, अब प्लैनेट बी और प्लैनेट ए पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का रेशियो चाहिए, तो प्लैनेट बी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट प्लैनेट ए इज इक्वल टू 4/3 पाई जी को छोड़ दीजिए, r देखिए प्लैनेट बी पे है ये 3r/2 और डेंसिटी कितनी है रो/2। प्लैनेट ए पे है r और डेंसिटी है रो। सही है बच्चों,
सही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, रो से रो उड़ा दीजिए, आर से आर उड़ा दीजिए, तो ये आंसर आएगा आपका 3:4। 3:4 आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, तो ये सवाल है आपका बच्चों, फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये बात तो सही है, हाइट के साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम, गलत है, वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे। अगर प्रोजेक्टाइल मानेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल मोमेंटम शून्य होता है, बल्कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर होती है, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेना पड़ता है ना। चलिए परफेक्ट है, तो आप समझ गए, ये ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बाल को 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है, एज्यूम दैट द अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, टनल इज डग across its diameter throughout the earth, it is found that when a particle is released in this tunnel it executes SHM। आप जानते हैं कि oscillations of a ball in a tunnel across diameter of earth का फॉर्मूला 2π√r/g आता है, इसकी डेरिवेशन आप करते हैं, है ना, SHM चैप्टर के अंदर। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं ना, कैपिटल R की 6400 किलोमीटर और G की, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 84.6 मिनट। 84.6 मिनट, 84.6 मिनट जीवन में आपको 4 बार दिखाई देगा। पहला जो ये पूछा है, ऑसिलेशंस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉल इन अ टनल अक्रॉस डायमीटर ऑफ अर्थ 84.6 मिनट होता है। एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ, अगर थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, अगर एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इन्फिनिटी कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड भी 84.6 मिनट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है अर्थ के बहुत क्लोज, तो उसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट होना चाहिए। और फोर्थ यहाँ पर जो ग्रेविटेशन में आएगा, अगर अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड 84.6 मिनट हो जाए तो इक्वेटर पे रहने वाले लोग वेटलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 आवर 24 मिनट्स है ना, 60 + 24, 1 आवर 24 मिनट्स, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। मैंने डिराइव नहीं किया बच्चों, है ना, आप जानते हैं सब डायरेक्ट फॉर्मूलेस। चलिए आइए अगला सवाल, 9th क्वेश्चन देखिए बाल को। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक्स बाय 2% व्हाइल इट्स मास रिमेन सेम, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r², ठीक है। तो डेल्टा g/g इंटू 100 होता है 2 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100, है ना। तो ये आ जाएगा, रेडियस 2% श्रिंक हुए तो 2 इंटू 2% हो गया 4%। तो अगर डिनोमिनेटर आपने कम किया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, तो 4% की बढ़ोतरी पाई जाएगी, इंक्रीज बाय 4%। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए गिवन बिलो वो असर्शन रीजन है, इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड। ये गलत है बच्चों, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो सबसे कम होता है इक्वेटर पे और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो असर्शन रॉन्ग है, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ गया बस भाई, इसमें बोल रहे हैं दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें भी बोल रहे दोनों करेक्ट है, इसमें बोले असर्शन ट्रू है तो असर्शन फॉल्स है। रीजन ट्रू है, इसका मतलब एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ये इक्वेटर पे, है ना। अब अगर अर्थ मान लीजिए घूम रही है, ठीक है, तो आप जानते हैं उसका वेट mg इधर को एक्ट कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका बाहर को एक्ट कर रहा है, तो इफेक्टिव वेट तो अभी भी अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगेगा, है ना। लेकिन किसी और पॉइंट पे चले जाएंगे तो वेट सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे लगेगा, आपको दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। रिजल्टेंट जरूर नहीं है कि सेंटर ऑफ अर्थ के अलोंग आए, ठीक है। इक्वेटर पे तो ऐसा ही होगा, तो असर्शन रीजन ट्रू है यहाँ पर, ठीक है, असर्शन फॉल्स था। बाकी जगहों पर क्या होगा सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर मेरी बात नहीं समझे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सिनेरियो लिया जाए ना कि मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है तो इसका mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे एक्ट करेगा, है ना। तो आपको इनका रिजल्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो अब रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा ना, कि जरूर नहीं है कि बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आए, ठीक है, आप समझ गए। तो वो अलग बात है, ऑलमोस्ट सेंटर की तरफ ही आएगा क्योंकि mr⍵² की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ काफ़ी कम होता है,
तो अलग बात है, लेकिन रिजल्टेंट आएगा जो भी, बट आएगा तो बीच में ही ना, इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर लाइन पे तो नहीं आएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए आगे की कहानी। द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो सुनिए, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे आप आगे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है। आप जानते हैं अर्थ सरफेस पे जाके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है और सरफेस पे जाकर के मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/r² से वेरी करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। सॉलिड स्फीयर वाला ग्राफ मिलना है आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या सवाल है हमारा? सवाल है, इफ आर ई बी द रेडियस ऑफ अर्थ then the ratio between the acceleration to gravity at a depth r below and a height r above the earth surface is। अच्छा, तो डेप्थ पे क्या होगा? g डैश इज g 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है। और हाइट पे क्या होगा? g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। डेप्थ भी स्मॉल आ रहा है और हाइट भी स्मॉल आ रहा है। अच्छा, तो इन्होंने रेशियो किसका निकाला? डेप्थ अपॉन हाइट निकालना है, तो जी डैश अपॉन जी डबल डैश। ओके, जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और जी आर स्क्वायर ऊपर आएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंडीड। यहाँ से स्मॉल जी से स्मॉल जी उड़ा दीजिए आप, तो ये जी डैश बाई जी डबल डैश क्या आ रहा है? देखिए बच्चों, जी डैश डिवाइडेड बाय जी डबल डैश क्या आता है हमारा? ये आ जाता है हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। जी डबल डैश, जी डैश बाई जी डबल डैश हो गया आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करिए, जी डैश बाई जी डबल डैश तो आएगा कैपिटल आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस आर क्यूब। सबको कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड करना है, सबको आपने कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या आता है यहाँ पर, अब देखिए कहानी क्या है यहाँ पर। अब कहानी हो जाएगी आपकी जी डैश डिवाइडेड बाय जी डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब, ठीक है। तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है। इजी सवाल था, देखने में मुश्किल लग रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा अगला टॉपिक आ जाता है ग्रेविटेशन के अंदर। आइए इस पे सवाल करेंगे। चलिए फिर अगला सवाल आ गया ये वाला आपका, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज हाफ mgr। चेक करना है आपको एसर्शन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो आपको एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, और एस्केप वेलोसिटी होती है √2gr, है ना। स्मॉल जी लेना है तो √2gr। तो ये सॉल्व करके आएगा आपका mgr, ना कि हाफ mgr। तो आइडियली आपका एसर्शन गलत है, क्योंकि हाफ mgr नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, mgr होती है। द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 0 व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्योंकि एक्चुअली में जब तक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। जब इन्फिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो जाहिर सी बात है कि 0 नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, तो ये बात सही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है ना। हाँ, तो assertion is false but reason is true, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज। तो देख लीजिए कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ m इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? √2gr का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी mgr आ गई। देख लीजिए आप, जेई मेन में भी ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पहले हमने किया, फिर ये वाला कर लिया, तो जेई मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो mgr आंसर है बच्चों आपका, है ना, परफेक्ट है। सही है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए अब आप।
अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से फेंका, वो हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर है। अब वो कह रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए बराबर हो जाएगा आपका काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी के। सही बात है, ए पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल होगी माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर। बी पे काइनेटिक आपको निकालनी है हाफ एम वी बी का स्क्वायर, और बी पे पोटेंशियल सरफेस ऑफ अर्थ पे माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर हो जाएगी। सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब क्या करें, स्मॉल एम से स्मॉल एम उड़ा देते हैं, स्मॉल एम से स्मॉल एम उड़ा देते हैं। अब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा जी एम एम बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर, और वी बी का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 उड़ा दीजिए, स्मॉल एम हट चुका है यहाँ से ना, स्मॉल एम तो हमने काट ही दिया था। ठीक है, तो यहाँ से वी बी क्या आएगा, वी बी आएगा अंडर रूट में कैपिटल जी एम बाई आर, और कैपिटल जी एम क्या है, अंडर रूट जी आर स्क्वायर। तो अंडर रूट जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके अंडर रूट जी आर। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी आ गई अंडर रूट जी आर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखिए, अब ये कह रहे हैं V is the gravitational potential due to a sphere of uniform density on its surface, then its value at the center of the sphere क्या होगा। तो मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है हम वो देखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, नाउ दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, ग्राफ होता है, वो देखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, फिर कम हो रहा होता है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर आप सेंटर के लिए निकालना चाहते तो -3 बाई स्मॉल आर को 0 पुट कर दीजिए, -3/2 जी एम बाई आर सेंटर पे होगा, सरफेस पे -3 माइनस जी एम बाई आर होगा, आउटसाइड के लिए माइनस कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर होगा, है ना, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है बच्चों, ये कैपिटल आर तो इसकी रेडियस है, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर किसी मोमेंट पे है। तो वो कह रहे हैं कि जो सरफेस है उस पे तो v है, तो बताइए सेंटर पे कितना होगा। तो सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है -3/2 जी एम बाई आर, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ v। बच्चों क्लियरली दिखाई दिया हमें, है ना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन 17 देख लीजिए। इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन बाय, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्रेडियंट -k/r²। सही है। टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट r = 2 सेंटीमीटर पे, जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 10 है, आपको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल r = 3 सेंटीमीटर पे क्या होगा। और वो k की वैल्यू उन्होंने ऐसे दे रखी है कि आपको r को चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो dv हो गया आपका k/r² × dr। अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो dv का इंटीग्रेशन आप v ले लीजिए। ठीक है, और k और 1/r² का इंटीग्रेशन होगा -1/r, क्योंकि आपने बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट किया है तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दीजिए। ओके, अब आप रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू डाल दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है 10, जहां पर k की वैल्यू है, सॉरी r की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी 13 आ गई, तो कांस्टेंट 13 आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -6/r + 13 इंडीड। हाँ ठीक है, उसके बाद में आपको बोला है ग्रेविटेशन पोटेंशियल r = 3 पे निकालना है। तो एट r = 3 सेंटीमीटर पोटेंशियल क्या होगा, -6/3 + 13 -2 + 13 11 आ गया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बालको करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल है 4 मासेज हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। 5th मास कैपिटल M सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। आपको बताना है टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। तो पहले तो सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, AB, AC, AD, BC, BD, AD, CD सारे निकालने पड़ेंगे।
और इस बीच वाले की भी सबके साथ निकालनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं सॉल्व। ये आपका है स्क्वायर की साइड d है, तो डायगोनल आपका √2d है पूरा, आधा डायगोनल है d/√2, आधा डायगोनल होगा d/√2। ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है। तो वन का ए और बी का माइनस gm²/d, ए और बी की पोटेंशियल एनर्जी, फिर ए और सी की तो माइनस gm² डिस्टेंस √2d, ए और सी भी हो गया, है ना। चलिए परफेक्ट है। फिर ए और डी तो माइनस gm²/d, उसके बाद बी और सी तो माइनस gm²/d, उसके बाद बी और डी माइनस gm²/√2d, उसके बाद बचा सी और डी तो माइनस मतलब ए और डी, सी और डी, हाँ माइनस gm²/d। सही है ना, 6 पेयर बन गए, हाँ बन गए, 2 डायगोनल 4 नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर उनको मैच करते हैं, उसके बाद ये बीच वाले कैपिटल एम के साथ चारों का, तो 4 टाइम्स कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस है अब d/√2 बच्चों। आई होप आप समझ गए, है ना। ठीक है, तो अब आप कॉमन खेलिए यहाँ पर, ये आएगा -4, ठीक है, gm²/d -2 टाइम्स gm²/√2d -4 टाइम्स g4√2 टाइम्स, है ना, -4√2 टाइम्स gmm/d। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, -gm/d सब जगह कॉमन ही लिया हुआ है, तो फाइनल आंसर में आपने -gm/d कॉमन लिया। अब क्या बचा, 4 बच गया। उसके बाद क्या बचा, √2 बचा, उसके बाद क्या बचा, 4√2 बचा, है ना। और एक जगह पर कैपिटल एम भी बचा है, 4√2 के साथ में कैपिटल एम भी आएगा, ठीक है। तो 4√2 कैपिटल एम, आइए चेक करते हैं, -gm/d, हाँ 4 + √2 के साथ स्मॉल एम भी बचेगा भाई, इसके साथ में स्मॉल एम भी बचेगा, है ना। 4 + √2 स्मॉल एम, 4√2 कैपिटल एम, सही लग रहा है मुझे तो। ये तो गलत ही है, ये भी गलत ही है, ये भी गलत ही है ना। ए ऑप्शन ही आ रहा है बच्चों, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम कैलकुलेशंस को अवॉइड करेंगे। एक लाजवाब सुपर डुपर, सुपर से भी ऊपर शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, इनफैक्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। तो आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट का मास 2 टाइम्स कैपिटल एम है, आपने उसके टोटे कर दिए, एक कैपिटल एम को तोड़ा स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम में, फिर अगले कैपिटल एम को भी आपने तोड़ा स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम में, और इनको फिर आपने ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम का रेशियो कितना हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, बेसिक बात ये है। हाँ ठीक है, अब सुनिए, अगर आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना पूरे सिस्टम में, तो क्या आएगा, -g। देखिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ऐसे 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, है ना, ये आएगा। तो हर बार जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो प्रोडक्ट स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम आ रहा है, या फिर प्रोडक्ट कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम आ रहा है, या फिर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आ रहा है। यही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बेसिकली यही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आप ये बात समझ के चलिए, प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, इसके अलावा तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा नहीं, कुछ और बन ही नहीं सकता ना प्रोडक्ट, और डिस्टेंसेज आप चेंज नहीं कर सकते। तो कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू डिसाइड करेगी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। तो ये याद रखिए बच्चों कि ना पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहते हैं मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो सुनिए, नेगेटिव साइड नहीं देख रहे, मतलब हम यहाँ पर -20 को बड़ा मान के चल रहे हैं, -10 से, कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, आप ये याद रखिए कि मान लीजिए कोई दो चीज़ें हैं x और y और उनका सम 10 के बराबर है। अब अगर आपको उनकी प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, बात समझिए, मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको दिया जाए कि ऑब्जेक्ट है, एक दो चीज़ें हैं x और y, दो वेरिएबल हैं, उनका सम 10 है और उनका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम चाहिए, तो आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। और मान लीजिए इंटीजर ही लेना है, तो 0 और 10 लेंगे तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 1 और 9 लेंगे तो प्रोडक्ट 9 आएगा, 2 और 8 लेंगे तो 16 आएगा, 3 और 7 लेंगे तो 21 आएगा, और 4 और 6 लेंगे तो 24 आएगा, और 5 और 5 लेंगे तो 25 आएगा। फिर से कम होता चला जाएगा प्रोडक्ट, है ना। तो बेसिकली इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों एक्चुअली में इक्वल हो जाएं, तब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सम हमेशा फिक्स रहे, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो दोनों इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो एक्चुअली में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। ये तो थे ही इक्वल, और इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम करने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो है ही इक्वल। तो आइडियली आपको बस लॉजिक ये मिला है कि 2 टाइम्स स्मॉल m आपका कैपिटल M के बराबर होना चाहिए, तो कैपिटल M बाय स्मॉल m आपका 2:1 आना चाहिए। 2:1 x:1 यानी 2:1, तो x की वैल्यू 2 है बच्चों, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया, तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ जो आपने एक्चुअली में अपनी पढ़ाई के दौरान देख लिए हैं, तो आपको और कन्विंसिंग लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन और होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में कि एक मास कैपिटल M है, उसके टोटे टोटे कर दिए स्मॉल m और कैपिटल M माइनस स्मॉल m में, और वो कुछ दूरी पे रख दिया। अब उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू क्या ली जाए कि उनके बीच का फोर्स अधिकतम आ जाए। तो फोर्स की वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 बाय r²। अब आप चाहते हैं इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो और इनका सम हमेशा फिक्स आएगा, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है कैपिटल M, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे, यानी स्मॉल m जो है वो m/2 के बराबर होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन में यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ जाता है जो इस शॉर्टकट से हो जाता है बच्चों, है ना। आई होप आप समझे, ठीक है। एक जगह पर और भी होता है शॉर्टकट की, मान लीजिए एक मास m1 है, उसका कुछ हिस्सा यहाँ से निकाल के आपने एक दूसरे मास में ऐड कर दिया जो पहले m2 था। अब आप कितना पार्ट रिमूव करें कि इनके बीच का फोर्स बाद में मैक्सिमम हो जाए, m1 माइनस m हो जाए ये, और ये वाला आपका m2 प्लस m हो जाए, और आप चाहते हैं इन दोनों पार्ट्स के बीच का फोर्स अधिकतम हो जाए। वो कब हो सकता है, जब ये दोनों पार्ट इक्वल हों, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आपको मैक्सिमाइज करना है और इनका सम हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ से m आ जाएगा m1 माइनस m2/2। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखता है। ऐसे क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखने को मिलते हैं 12वीं क्लास के अंदर। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्योंकि अदरवाइज हम करते तो बहुत पेचीदा हो जाता क्वेश्चन, है ना बच्चों। आइए देखिए, ये देख लीजिए आप, जेईई मेन 2021 में आया है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ कल एनसीईआरटी जब आपको कराया था, एनसीईआरटी का लाइव सेशन, और एनसीईआरटी का लाइव सेशन उसमें ग्रेविटेशन के अंदर ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बस इसकी वैल्यूज चेंज है। वहां पर मासेस जो है वो m और 4m है, यहाँ पर m और 9m है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। आपको एक बार मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। सपोज करिए 2 प्लैनेट्स हैं, दोनों स्फेरिकल इन शेप है, रेडियस r 2r, मासेस दिख रहे हैं, उनके बीच की दूरी 8r है। एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, उसे प्रोजेक्ट करना है इस प्लैनेट से, छोटे वाले प्लैनेट से, कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाए। मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम तो कितनी भी भेज सकते हैं, है ना। तो यहां देखिए क्या होगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट खेलेंगे। शॉर्टकट क्या होगा, देखिए सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हम न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे। देखिए यहां पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां इनकी दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड ऑपोजिट होकर के कैंसिल आउट कर रही है, क्योंकि हमें यहां से जो सैटेलाइट को फेंकना है उसे सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट के आगे फेंकना है। न्यूट्रल पॉइंट के आगे जाने के, न्यूट्रल पॉइंट को एक बार क्रॉस कर गई तो फिर दूसरा प्लैनेट अपने आप ही खींच लेगा अपनी फील्ड में उसे, है ना। सही बात है। तो स्टेप 1 है इस क्वेश्चन का लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। इसका स्टेप 1 है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। तो न्यूट्रल पॉइंट का शॉर्टकट होता है, अगर 2 मासेस हैं, एक बड़ा मास एक छोटा मास, तो न्यूट्रल पॉइंट छोटे मास के पास में होता है और उसकी छोटे मास से दूरी होती है। छोटे मास से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी निकलती है, कैसे निकलती है बताता हूं मैं आपको, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है x = टोटल डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट में बड़ा वाला मास बाय छोटा वाला मास प्लस 1। तो ये सॉल्व करके आपका 2r आएगा। तो ये न्यूट्रल पॉइंट की दूरी है छोटे वाले मास से, ये न्यूट्रल पॉइंट की दूरी है, x की वैल्यू यहाँ पर 2r आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ 2r और 6r ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस कराना है। न्यूट्रल पॉइंट क्रॉस होने के बाद में बड़ा वाला प्लैनेट इस सैटेलाइट को अपने आप अपनी फील्ड में खींच लेगा। परफेक्ट है। अब सुनिए, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर सिर्फ एक ही लगता है कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एट न्यूट्रल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एट न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अब काइनेटिक एट ए आप निकालेंगे हाफ mv², वी आपको निकालना ही है ना, ठीक बात है। अब पोटेंशियल एट ए के लिए आप क्या करेंगे, सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस वाले प्लैनेट की वजह से भी लेंगे, इस वाले की वजह से लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो फिर भी कंपेरेबल ही है ना, इन्फिनिटी थोड़ी ना है। तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r, और बड़े वाले प्लैनेट से दूरी कितनी होगी, माइनस जी 9m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है ये 8 में से r माइनस करेंगे तो 7r,
ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0 कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी न्यूट्रल पॉइंट पे जाके, छोटे वाले प्लैनेट की वजह से -g(m)m/2r और बड़े वाले प्लैनेट की वजह से -g(9m) × (m)/6r बच्चों। यहां से अब आप कैलकुलेशन करेंगे, स्मॉल m उड़ा देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में v की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू मतलब क्या है, 3/7 आ रहा है, 4/7 आ रहा है, 5/7 आ रहा है, 6/7 आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में वेलोसिटी क्या आ रही है। वेलोसिटी आप पूरा निकालेंगे, लेट से √3/7 gm/कैपिटल आ रहा है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो कमेंट्स में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आ रहा है। पूरा का पूरा मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, कोई खासा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें, ज़्यादा नॉर्मल इधर ले जाके, नॉर्मल राइट साइड में ले जाके एलसीएम लेना है बस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स पे। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, 21 में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया एक्चुअली, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, 21 में गलती थी। मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/144 टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ मून, अच्छा ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ प्लैनेट। द एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट v है, तो एस्केप वेलोसिटी मून पे क्या होगी। तो ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gr। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी तो नहीं दे रखी ना, मास और वो दे रखा। ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू gm/r², ये भी ठीक है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2 टाइम्स gm/r। ओके, परफेक्ट है। अब समझिए, तो अब प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी √2 gm/r आ रही है। अब मून पे कितनी आएगी, तो मून के लिए इन्होंने डेटा दे रखा है कि √2g तो सेम ही हो गया। मास कितना है, मास ऑफ मून है 1/144 टाइम्स, तो m/144, और रेडियस कितनी है r/16। सही है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, बाकी सब सेम है, नीचे 9 आ रहा है तो रूट के बाद 3 आ गया। √2 gm/r का 1/3 टाइम्स, तो एस्केप वेलोसिटी वहां पर 1/3 होगी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। स्पेसशिप जिसका मास इतना है इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के क्लोज ऑर्बिट कर रही है सैटेलाइट। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की, ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, √gr होती है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है ना, ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। ठीक है, द एडिशनल वेलोसिटी टू बी इम्पार्टेड टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल विल बी, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बनाना है, तो √2gr पहुंचाना है। एडिशनल वेलोसिटी कितनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो आएगा √2 - 1 × √gr। ठीक है, अगर g को आप 9.8 लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, बदतमीजी देखिए, 7.9 एक्चुअली में ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की विच इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, होती तो यही है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी को 9.8 लेते हैं तो। लेकिन अगर आप जी को 10 लेंगे ना 10, और ये 6400 किलोमीटर है, तो ये सिंपल राउंड फिगर बन जाएगा और ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 - 1 इंटू ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी की वैल्यू से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, जी की वैल्यू को 10 लेने पे ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है, बदमाशी है मतलब यहां पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं बाल को। क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस एट अ हाइट इक्वल टू r विल बी, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है 2πr + h⁻³ डिवाइडेड बाय r√g। सही है, तो g तो π² के बराबर ही है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि g π² के बराबर है, तो √g और पाई सेम हो जाएंगे, तो 2 × r + हाइट भी r के बराबर है 3/2/r। ठीक है, तो जाएगा 2 × 2r³ 3/2/r। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा आपका 2 × 2√2 × √r। सही है, तो ये आ जाएगा आपका 4√2 × √r, है ना। हाँ ठीक है, सब कुछ अगर आप रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो 16 × 2 × R, तो रूट 32r आ गया बच्चों, 32r आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देख लीजिए।
द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट एल है व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस. इफ द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट पहले होता क्या है, पहले यही देख लीजिए. तो मान लीजिए अर्थ है और ये एक ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूमती है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर स्मॉल आर है, ठीक है, और जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ है. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एमवीआर लेंगे आप. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है. तो एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर रूट में कैपिटल जी एम बाय स्मॉल आर इंटू आर. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया एम अंडर रूट कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल आर. ओके बच्चों, सही बात है. अब इन्होंने बोला है डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स. टू नहीं, मतलब आर को उसमें 8 आर और बढ़ा के 9 आर कर दिया. इंक्रीज बाय 8 टाइम्स है ना, इंक्रीज टू 8 गुना नहीं, 8 गुना नहीं कर दिया, ठीक है, याद रखिए 8 और बढ़ा दिया 8. तो ये कैपिटल जी एम इंटू स्मॉल आर. तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू रूट में कैपिटल जी एम इंटू, अब डिस्टेंस क्या हो गया 9 आर हो गया, ठीक है, 9 आर हो गया. तो नया एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों. ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. आसान सवाल था. आ जाइए 26 देखते हैं. चलिए बच्चों देखते हैं अब ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है. एक बार अच्छा सवाल है. एक बॉडी का मास स्मॉल एम है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी लैम्डा टाइम्स एस्केप वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस. ठीक है, इट इज गिवन दैट वी एस्केप वेलोसिटी और लैम्डा 1 से छोटा है. तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड को ओवरकम नहीं करेगा, वापस आ जाएगा, गिर जाएगा नीचे. इफ एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू विच द बॉडी कैन गो इज. अच्छा, अर्थ के सेंटर से बतानी है हाइट, परफेक्ट है. तो पहले ए पॉइंट है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है लैम्डा टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से. वी ए आपका लैम्डा टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है. अब ये मान लीजिए कहीं बी पॉइंट पे चला गया और बी पॉइंट का आप डिस्टेंस स्मॉल आर ले लीजिए यहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है. अब आप क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करिए. तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए बराबर होगा काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी के. तो ए पे काइनेटिक हाफ एम लैम्डा टाइम्स एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ए पे माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर, बी पे काइनेटिक 0 और बी पे पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर. आपको स्मॉल आर निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना. ये उड़ा दीजिए यहाँ से, और 1/2 लैम्डा स्क्वायर बाय 2 एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर होगा 2 जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय, या हाँ ठीक है, माइनस जी एम बाय आर इक्वल टू माइनस जी एम बाय स्मॉल आर. ठीक है, अब क्या आएगा, कैपिटल 2 से 2 उड़ गया और जी एम बाय आर नहीं है ना, कैपिटल जी एम से कैपिटल जी एम कट गया सब जगह पर. तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर बाय कैपिटल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर इस माइनस 1 बाय स्मॉल आर. ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय कैपिटल आर 1 बाय स्मॉल आर. तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर अपॉन 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी. अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सिली मिस्टेक हो सकती थी. हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ नहीं बोला, हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ बोला है. तो यहाँ पर थोड़ी सी ये बदमाशी खेल गए, है ना. आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. द मासेस एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 r1 m2 r2 रिस्पेक्टिवली. देयर सेंटर्स आर स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट. तो अर्थ और मून है, ठीक है. तो अर्थ का मास m1 है और रेडियस r1 है, ओके है ना. और यहाँ से थोड़ी दूर पे मून मान लीजिए, मून है और मून का मास m2 है और रेडियस r2 है, ओके, ये भी ठीक है. उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी स्मॉल आर है. फाइंड द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडल ऑफ दीज टू मासेस. तो यहाँ से आप r/2 पे एक स्मॉल m रख रहे हैं और उसे इन्फिनिटी पे फेंक रहे हैं. स्मॉल m को आपको उसे इन्फिनिटी पे फेंकना है, ओके. और ये भी डिस्टेंस r/2 है. तो फिर से आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे. काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी. सही है. तो काइनेटिक एट ए आप हाफ m इंटू आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
माइनस जी एम वन इंटू स्मॉल एम बाय आर बाई टू, माइनस जी एम टू इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर बाई टू, और वहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जीरो कर दीजिए इन्फिनिटी पे। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। अब देखिए क्या आ रहा है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ एक बार डायग्राम, कैलकुलेशन कर रहा हूँ आगे। देखिए अब क्या आ रहा है यहाँ पर, अब ये आएगा हाफ एम वी ई का स्क्वायर, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल जी एम वन एम बाय आर, 2 टाइम्स कैपिटल जी एम टू एम बाय आर। सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम स्मॉल एम उड़ा देंगे और एस्केप वेलोसिटी का ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 4g बाय स्मॉल आर एम वन प्लस एम टू, तो 4g बाय आर एम वन प्लस एम टू, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन ही आ रहा है बच्चों, है ना। परफेक्ट है, बी ऑप्शन आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा बच्चों, मैं भी गलती करता हूँ कैलकुलेशन में बहुत बार। चलिए केपलर्स लॉस पे आ गया क्वेश्चन। वैसे तो सैटेलाइट का क्वेश्चन है, मिक्स है, इसमें केपलर्स लॉस के एक आधी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मिक्स हैं, तो हेडिंग और ये जैसे केपलर लॉ का क्वेश्चन हो गया है ना आपका, यहाँ पर जाके एक एरियल वेलोसिटी पे आ गया क्वेश्चन, एक यहाँ पर जाके केपलर लॉ आ गया, तो 3 तो केपलर लॉ के हैं, 2-3 और मिसलिनियस टाइप के ही हैं, तो हेडिंग से तो मैच नहीं होते क्वेश्चन, बट चैप्टर ग्रेविटेशन ही है, तो लपेट लेते हैं बाल को। आ जाइए 28वां देखते हैं एक बार क्या है। 28वां सवाल है, सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और सेकंड सैटेलाइट लॉन्च किया हमने जिसकी एक ऑर्बिट जिसमें रेडियस 1.03 आर है, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन फर्स्ट वन अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट से, तो ठीक है। तो यहां पर आएगा टाइम पीरियड, आपको पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शन होता है आर क्यूब के, तो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 बराबर आएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 के। अब उनकी अगर परसेंटेज चेंज रेडियस में देखोगे तो 3% का चेंज है, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 आएगा एक्चुअली में 3/2 टाइम्स, और परसेंटेज चेंज इन 2 नीचे ले गया ये वाला, और परसेंटेज चेंज इन रेडियस तो 3% है, तो 4.5% का डिफरेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सैटेलाइट के टाइम पीरियड में भी यही आता है ना। टी स्क्वायर के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच को स्मॉल आर बोल दें अगर, तो वही आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। स्मॉल आर होता है वो प्लैनेट के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही है उसकी रेडियस, तो फॉर्मूला वही होता है बच्चों, यहाँ पर वही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। वो अलग बात है कि केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन होता है, बट सैटेलाइट के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए, है ना। चलिए 29 देखिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्मॉल पॉइंट मास स्मॉल एम है, 2r डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। बड़े स्फीयर का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल एम पे जो मास है फोर्स है वो F1 है, तो फोर्स कितना आएगा, तो आपको पता है ना बड़े स्फीयर की फील्ड क्या होगी वहां पर, gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू छोटे वाला मास, ये आ गया आपका फोर्स, ये F1 है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, ये परफेक्ट है बिल्कुल। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हमने एक स्फेरिकल पार्ट जिसकी रेडियस r/3 उसे रिमूव कर दिया बड़े स्फीयर से, अब जो है स्मॉल एम पे कितना फोर्स लगेगा, तो F2 कितना लगेगा, बड़ा वाला स्फीयर जब था तब कितना लग रहा था, तब इतना लग रहा था, बट जो छोटा वाला पार्ट तुमने रिमूव किया उसकी वजह से जो फोर्स लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि उसकी रेडियस है r/3, डिस्क नहीं है, स्फीयर है ना, हाँ स्फीयर है, तो अगर रेडियस r/3 है तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन होती है वॉल्यूम, तो मास 1/27 हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा gm/27, और स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना आ जाएगा अब इसका डिस्टेंस आएगा ये r प्लस r/3, तो 4r/3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। तो अब आपसे यहाँ पर F1 और F2 का रेशियो पूछ रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, और F1 ज़्यादा ही आएगा F2 से, ठीक है ना, तो F1 और F2 का रेशियो अब आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, तो जो भी आएगा कमेंट्स में लिखिएगा 29 का आंसर क्या आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया कि पूरा बड़ा स्फीयर था, पूरे बड़े स्फीयर की वजह से स्मॉल एम पे कितना फोर्स लग रहा था, बाद में जब आपने छोटा स्फीयर रिमूव कर लिया तो हमने क्या किया, बड़ा स्फीयर जब था तो इतना फोर्स लग रहा था, माइनस जो ये रिमूव्ड पार्ट जो फोर्स लगा रहा था स्मॉल एम पे, वो वाला फोर्स हमने रिमूव माइनस कर लिया, ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए।
तो एक बार आप इनको डिवाइड करके रेशियो आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का कमेंट्स में आंसर बताइएगा क्या आ रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली शायद 12:11 आता है, ठीक है। चलिए मोस्ट प्रोबेबली आप चेक करके बताइएगा क्या आ रहा है सॉल्व करके। 30th देखिए, अच्छा क्वेश्चन है मार्केट का, सुपर से भी इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल का है ये। देखिए क्वेश्चन है कि एक प्लैनेट है रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद द पीरियड ऑफ टी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है आर की पावर -3/2 के, ठीक है। तो फोर्स वैसे होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, प्रोपोर्शनल है आर की पावर -3/2 के, यानी ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर -5/2 के। अब ये हो गया 2π/t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर 5/2 के, तो बेसिकली टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर 5/2 के, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स आर की किसी पावर पे डिपेंडेंट है तो टाइम पीरियड कौन सी पावर पे डिपेंडेंट होगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाइए 31 देखते हैं। 31 क्या है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, मास स्मॉल एम, गो अराउंड अ सर्कल। तो दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास स्मॉल एम है, ठीक है। दो आइडेंटिकल पार्टिकल, दोनों का मास है स्मॉल एम। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो कुछ नहीं, एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है, तो कुछ नहीं है, एक पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स क्या होगा, कैपिटल जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपिटल फोर्स देगा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आप एक m से एक m उड़ा दीजिए, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी gm/4a³, ओमेगा आएगा अंडर रूट में स्मॉल gm/4a³ इंडीड बच्चों, ओमेगा क्या आएगा अंडर रूट gm/4a³, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है मार्केट का, एक पार्टिकल पे दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स निकाल के सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिए। अर्थ अगर सडनली श्रिंक हो जाए 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम के, मास सेम रहे, तो ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, I1 ओमेगा 1 को I2 ओमेगा 2 के बराबर रखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, और ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, और ये होता है 2/5 m, रेडियस हो गई। अर्थ श्रिंक्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/4 1/64 हुई है ना, तो V2 1/64 टाइम्स V1 हुआ है, यानी 4/3 पाई R2 का क्यूब 1/64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई R1 का क्यूब, तो यहाँ से R2 आ जाएगा आपका R1 डिवाइडेड बाई 4, 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ा दीजिए, तो R2 यहाँ पे से R1/4 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा R/4 का स्क्वायर इंटू 2π/t2। अब कैलकुलेट करिए, चलिए 2/5m से 2/5m उड़ा दीजिए, 2π से 2π उड़ा दीजिए, R स्क्वायर से R स्क्वायर उड़ा दीजिए, तो 1/T1 24 आवर्स है, और ये 1/16 इंटू T2 है, तो यहाँ से T2 आएगा आपका 24/16, x की वैल्यू 16 रहेगी, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 16 है, राइट। चलिए परफेक्ट है, 32 भी निपटाया हमने। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों मार्केट का। 4 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल्स, हर एक का मास कैपिटल एम है, मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स से अब मूव कर रहे हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो डायगोनल है ना स्क्वायर की, वो 2r है, और वो √2 इंटू साइड होती है, तो साइड हो गई √2r, तो ये आपकी साइड जो है वो √2r है, ये √2r है, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप एक कोने वाले पार्टिकल पे एक्चुअल फोर्स निकालेंगे, और वो फोर्स को फिर आप mv²/r के बराबर रखेंगे। इस कैपिटल M पे फोर्स निकालिए, तो इस कैपिटल M पे एक देखिए, इस कैपिटल M पे ये वाला फोर्स लगेगा, ये वाला पार्टिकल फोर्स लगाएगा F1, ये वाला फोर्स लगाएगा F2, और ये वाला फोर्स लगाएगा F3, ठीक है। तो अब आप कैपिटल M पे एक्चुअली में फोर्स निकालिए, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट हो जाएगा √2F1, और उसमें आप F3 को ऐड कर देंगे, ये नेट फोर्स हो गया, ओके। √2 टाइम्स, अब F1 क्या है, gmm बाई डिस्टेंस कितना है, √2r का स्क्वायर, है ना,
और F3 कितना है, F3 है GMM बाय 2R का स्क्वायर। सही है बच्चों, परफेक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा अब, GM स्क्वायर बाय √2R स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। ओके, अब आप कॉमन ले लीजिए GM स्क्वायर बाय R स्क्वायर को, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/4। बच्चों अब आपके हिस्से का काम है, इस नेट फोर्स को, किसी भी पार्टिकल के नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दीजिए, वहां से V आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार अंदाजन देखना चाहें तो निकल आएगा, R से एक R उड़ गया, M से एक M उड़ गया, तो √GM/R और 4 प्लस √2। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया कि डिस्टेंस √2R था, डिस्टेंस √2R था, और हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, बिल्कुल, और ये 2R था। ठीक है, तो ये 2R का स्क्वायर हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट में ये ऐड हो गया, √2 GMM बाय √2R का स्क्वायर, यानी 2R का स्क्वायर √2 ऊपर से हटा दिया हमने। ठीक है, तो इन्होंने, मुझे लग रहा है कि नीचे का √2 हटाया नहीं है, तो हल्की सी कैलकुलेशन अलग है बस, और कुछ नहीं है। चलिए अभी देखते हैं, V आ जाएगा यहाँ से √, में कैपिटल GM/R, और ये आएगा 4 प्लस √2, और LCM आएगा नीचे 4। सही है, 4 प्लस √2, नीचे LCM आएगा 4√2। रुक जाइए, LCM लेते नीचे 4, तो ये आएगा 2√2 प्लस 1, है ना, परफेक्ट है। 4 LCM लिया तो 2√2 प्लस 1 आएगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 GM/R 2√2 प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहां से आ जाइए 34 देखते हैं। 34 है आपका, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेज ऑफ अ प्लैनेट। तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है मान लीजिए, ठीक है, और सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो मान लीजिए सन यहाँ पर कहीं प्रेजेंट है, और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर, मिनिमम डिस्टेंस x1 है और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर x2 है। ओके, इफ द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी इज v0, तो मिनिमम स्पीड तो यहाँ होगी, है ना, एपोजी पे। तो पेरिजी पे कितनी होगी, vp पूछ रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए आप, mvr इज इक्वल टू mvr, तो मास इंटू x1 इंटू वीपी इज इक्वल टू मास इंटू x2 इंटू v0। तो यहाँ से vp आ जाएगा आपका x2 v0 डिवाइडेड बाय x1, x2 v0 डिवाइडेड बाय x1। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, 35 देखिए बालकों, है ना। 35 क्या है देखिए, अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन। गलत बात है, पेरिजी पे, पेरीहिलियन पे ज्यादा वेलोसिटी, एपीहिलियन एपोजी पे कम वेलोसिटी। बी हैज लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट्स नियरेस्ट टू द सन। गलत, जब नियरेस्ट टू द सन होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। नहीं, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, केपलर की सेकंड लॉ है। एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये भी गलत है। ई टू फॉलो अ ट्रैजेक्टरी सच एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है ना। रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, और वो L/2m होती है। तो सिर्फ ई वाला करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो हमने बहुत ही क्विकली, एक क्वेश्चन तो हमारा गलत ही टाइप था, तो 34 क्वेश्चन निपटाए ग्रेविटेशन के जेई सेलेक्टेड। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो से सुपर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 1 घंटे के अंदर 35, 34, 34 MCQs करना एक लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास के लिए काफ़ी एफिशिएंट क्लास होती है ये। अगर आप खुद भी करने बैठेंगे तो आसानी से आप 34 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर खुद करने के लिए बैठेंगे। हमने 1 घंटे में 34 क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है आपको, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर।